रक्षित और कनिष्का मानसी के घर से वापस आए। रक्षित ने कनिष्का को उसके घर के बाहर छोड़ दिया। कनिष्का रक्षित को बाय बोलकर अंदर चली गई और रक्षित जीप में बैठ गया। जैसे ही रक्षित जीप चलाने लगा, तभी उसके पास किसी का फोन आया। फोन पर दी गई जानकारी सुनते ही रक्षित एकदम से बौखला उठा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने जल्दी से जीप चालू करके दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद ही रक्षित मानसी के घर से बाहर था। रक्षित अंदर गया तो उसने देखा कि सभी मेहमान जा चुके थे। घर पर कोई नहीं था और मानसी नीचे जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने मानसी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ मानसी जी, बाहर कहाँ है? प्लीज बताइए क्या हुआ है। मानसी ने रोते हुए ही उसके हाथ में पकड़ा खत रक्षित की तरफ बढ़ा दिया। रक्षित ने खत खोला। उसमें लिखा था, मैं इस बच्ची को लेकर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा, तू चिंता न करना। जब लौटूंगा तो ढेर सारे पैसों के साथ लौटूंगा, तेरा मनोज। रक्षित ने खत पढ़ा और गुस्से में उसे मरोड़कर वहीं पर फेंक दिया। फिर वो मानसी की तरफ मुड़ा और कहने लगा, कितनी देर पहले हुआ ये? मानसी ने खुद को शांत किया और रक्षित से कहने लगी, पता नहीं साहब, मनोज के दिमाग में क्या आया। मेहमानों के जाने के बाद मैं तो सब काम समेट रही थी, बाहर भी थक गई थी, इसलिए आराम से सो रही थी। सोती हुई को ही उठाकर ले गया कमबख्त। मैंने तो सोचा था वो सुधर गया है, पर ऐसा कुछ कर जाएगा कभी नहीं सोचा था। एक खत लिख गया बस, न जाने कहाँ ले गया उस बेचारी बिन माँ बाप की छोटी सी गुड़िया को। कहते कहते मानसी फिर से रो पड़ी। बाहर को ढूंढ दीजिए सर, वरना कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं खुद को, प्लीज सर। मानसी ने रक्षित के सामने हाथ जोड़ लिए। रक्षित ने उसे आश्वासन दिया कि वो बाहर को कुछ नहीं होने देगा और तेजी से वहां से निकल गया। बाहर निकलते ही रक्षित ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर मिला दिया। वो कहने लगा, कहाँ जा रहा है वो? उधर से जवाब मिला, बस स्टैंड की तरफ सर, हर पल हमारी नजर उस पर ही है। रक्षित कहने लगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। उधर से जवाब मिला, जी सर, हम पूरा अलर्ट रहेंगे। इसके बाद फोन कट गया और रक्षित जल्दी से जीप में बैठ गया। उसने जीप बस स्टैंड की तरफ भगा दी। जीप चलाते हुए रक्षित सोचने लगा कि जब उसे मनोज का आचरण ठीक नहीं लगा तो अच्छा हुआ उसने पहले ही अपने 2 स्पेशल ऑफिसर मानसी के घर के बाहर तैनात कर दिए थे, नहीं तो बात हाथ से निकल जाती। रक्षित बहुत तेज जीप दौड़ा रहा था। उधर मनोज बाहर को लेकर बस स्टैंड पहुंच चुका था। नन्ही बाहर आने वाले खतरे से बेखबर सो रही थी। मनोज ने खुद को कंबल से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। उसने बस की टिकट ली और बस की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो बस में बैठ पाता, दोनों ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। मनोज एक पल को तो डर गया, फिर अचानक उसे कुछ सूझा। उसने ऑफिसर्स का ध्यान भटकाने के लिए बाहर को हवा में उछाल दिया, मगर दोनों ने उसे मौका न देते हुए कसकर पकड़ लिया। मगर नन्ही बाहर अब हवा में थी और अचानक लगे इस झटके की वजह से जोर जोर से रो रही थी। इससे पहले कि बच्ची नीचे गिरती, किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। ये रक्षित ही था। वो बस स्टैंड पहुंच चुका था। बाहर जैसे ही रक्षित के हाथों में आई, उसने झट से उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करने लगा। थोड़ी ही देर में रक्षित का प्यार भरा स्पर्श पाकर बाहर शांत हो गई। उसने बाहर को कंधे से लगा लिया और मनोज की तरफ बढ़ चला। मनोज को दोनों ऑफिसर्स ने पकड़ रखा था। रक्षित ने मनोज के पास पहुंचकर एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। उसके बाद उसने बाहर को पास खड़े ऑफिसर्स को पकड़ा दिया और मनोज की जमकर धुलाई की। मनोज भी बीच बीच में रक्षित का बार रोकने का प्रयास कर रहा था और चालाकी दिखाते हुए रक्षित को चोट भी पहुंचा रहा था, पर रक्षित के सामने उसकी दाल नहीं गल रही थी। अचानक ही मनोज ने चाकू निकाल लिया और रक्षित की तरफ बढ़ गया। रक्षित ने मनोज का हाथ पकड़ लिया। मनोज ने रक्षित पर हावी होते हुए उसे जमीन पर लिटा दिया। रक्षित नीचे था और मनोज उसके ऊपर। मनोज चाकू से रक्षित को मारने का प्रयास कर रहा था और रक्षित अपने हाथ से उस बार को रोके हुए था। रक्षित ने हिम्मत लगाकर चाकू को साइड में जमीन में लगवा दिया और एक जोरदार लात मनोज को जमा दी। मनोज छटपटाता हुआ दूर जा गिरा। रक्षित उठा और फिर उसने मनोज की जोरदार धुलाई की और घसीटता हुआ उसे जीप के पास ले आया। उसने ऑफिसर्स के साथ मनोज को जीप में बैठाया और बाहर को अपनी गोद में ले लिया। बाहर रक्षित की मजबूत बाजुओं में अपना अंगूठा मुंह में डाले दुनिया से बेखबर सो गई थी। रक्षित ने उसे
बहुत ही नजाकत से थामा हुआ था। उसने बहुत ध्यान से बाहर को 7 वाली सीट पर लेटा दिया और एक कपड़ा लेकर उसे सीट के साथ बांध दिया ताकि वो गिरे ना। थोड़ी देर बाद ही रक्षित मनोज के साथ पुलिस स्टेशन में था। मानसी वहां पहले से ही पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने रक्षित की गोद में बाहर को देखा, भगवान का शुक्र अदा किया और जल्दी से जाकर बाहर को बाहों में भर लिया। वो मन ही मन कह उठी, तुझे कुछ हो जाता तो कभी खुद से नजरें ना मिला पाती मैं। मानसी ने हाथ जोड़कर रक्षित को धन्यवाद कहा। मनोज सर झुकाकर कानून की गिरफ्त में खड़ा था। मानसी उसके पास आई और कहने लगी, ये क्या करने जा रहे थे आप? बिल्कुल दया नहीं आई आपको? इस नन्ही सी जान पर कहाँ लेकर जा रहे थे आप इसे? मनोज की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ कर दे मानसी मुझे। मैंने सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा, इसलिए इसे किसी बड़े शहर लेकर जा रहा था। ये सुनते ही रक्षित का खून खौल उठा। उसने मनोज को 2-3 थप्पड़ लगातार रसीद कर दिए और कहने लगा, ये बच्ची तुझे कोई चीज लगती है क्या जो तू इसे बेचने जा रहा था? इसमें जान नहीं है क्या? जज्बात नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है क्या? मनोज रक्षित के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा था इस बच्ची के माँ बाप तो है नहीं, तो किसी अमीर निसंतान को इसे बेच दूंगा ताकि इसे घर मिल जाएगा और मुझे पैसा। किसी गलत जगह बेचने की नहीं सोची थी मैंने साहब। रक्षित, बेचने का मतलब ही क्या है? बच्ची है, वो तेरे घर का सामान नहीं समझा। हवलदार डालो इसे जेल में, वहीं इसकी सही जगह है। मनोज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, साहब माफ कर दो मुझे, जेल में मत डालो, बचा ले मुझे मानसी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज साहब माफ कर दो मुझे। मनोज गिड़गिड़ा रहा था, मगर रक्षित उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं था। मानसी ने भी मुंह फेर लिया। हवलदार ने मनोज को जेल में बंद कर दिया। मानसी ने रक्षित को कई बार धन्यवाद कहा और बाहर को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। उसके मन में मनोज के लिए दुख भी था, मगर मनोज अपने ही किए की सजा भुगत रहा था। रक्षित ने मानसी को पुलिस जीप में ही हॉस्पिटल भेजा ताकि कोई दिक्कत ना हो। सुबह होने को थी। इस सब में आपाधापी में रात गुजर चुकी थी। मानसी ने हॉस्पिटल पहुंचकर बाहर को उसके वार्ड में सुला दिया और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने बाहर की रक्षा की और मनोज को गलत रास्ते जाने से पहले रोक लिया। बाहर को सुलाकर मानसी अपने काम में लग गई। रक्षित रात की घटना से और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। सुबह की पहली किरण आसमान को रंग रही थी और रक्षित के चेहरे के रंग गायब हो रहे थे। उसने उदय और परेश को फिर से इंट्रोगेशन के लिए बुलवाया और काफी सख्ती से पूछा कि उन्होंने अपनी बच्ची को कहाँ छोड़ दिया या क्या किया उसके साथ। काफी देर तक पूछताछ के बाद वो पता कर पाया कि परेश ने बच्ची को खुद कहीं नहीं छोड़ा, बल्कि किसी अन्य आदमी को दे दिया था जो पैसों के लिए ये काम करता था। रक्षित ने शर्मा जी को परेश से उस आदमी की डिटेल लेने को कहा और जल्दी से जल्दी उसे ढूंढने के आदेश दे दिए। शर्मा जी को सब समझाकर जैसे ही वो बाहर निकला, कनिष्का वहां खड़ी थी। कनिष्का जैसे ही पुलिस स्टेशन आई, उसे रात की सारी घटना पता चली। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। रक्षित उसकी नाराजगी समझ रहा था, मगर जताना नहीं चाहता था। उसने कनिष्का को गुड मॉर्निंग विश किया तो कनिष्का ने कहा, क्यों किया आपने ऐसा सर? कल रात आपने मुझे क्यों नहीं लिया अपने साथ? आपको मेरी काबिलियत पर जरा सा भी भरोसा नहीं है ना? रक्षित कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है कनिष्का, बस मैं इतनी रात गए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। कनिष्का, यही हमारी ड्यूटी है सर, इसमें परेशानी नहीं होती, गर्व होता है। आपने मुझसे मेरा गर्व छीन लिया सर। कोशिश करूंगी आगे आप मुझे इतना नाकाबिल ना समझे। इतना कहकर कनिष्का मुड़कर जाने लगी। तभी रक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आई एम सॉरी कनिष्का, मेरा इरादा तुम्हें नाकाबिल दर्शाने का कभी नहीं था। कनिष्का ने अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चली गई। रक्षित कुछ देर वहीं सोच में डूबा रहा, फिर अपने काम में लग गया। उधर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। सभी के मुख पर घोर निराशा और दुख दिखाई दे रहा था। डॉक्टर्स की एक टीम तेजी से इंटेंसिव केयर यूनिट की तरफ जा रही थी। आज फिर इंसानियत को शर्मसार करती एक और घटना हो गई थी। सरकारी स्कूल के गार्डन में 7 महीने में ही पैदा हुई प्रीमेच्योर बच्ची लावारिस अवस्था में मिली थी। एक चादर के टुकड़े में लिपटी मासूम सी जान बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सरला मदान ने सुबह बच्ची को देखा और देखते ही
उसकी हालत देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया और पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी। बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नन्ही सी बच्ची जिसकी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुल पा रही थीं, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसका मन दया से भर गया। पता नहीं एक माँ के पास इतना बड़ा दिल कहाँ से आया कि उसने अपनी बच्ची को यूं मरने के लिए छोड़ दिया। आसिता ने जब बच्ची के बारे में सुना, उसका मन अधीर हो उठा। वो भागकर उस रूम के बाहर खड़ी हो गई जहां बच्ची एडमिट थी। उसके मन में कई विचार आ रहे थे। पता नहीं किसने इस बच्ची को ऐसे छोड़ दिया। कहीं मेरी बच्ची के साथ भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा ना? उसे किसी ने बचाया होगा या नहीं? किसी अहद की आशंका से उसका मन भर उठा। आसिता की आंखों से आंसू बहने लगे। एक माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया हो, उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। आसिता लगातार भगवान से बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर्स के साथ कुछ नर्स भी अंदर थीं। उनमें एक मानसी भी थी। मानसी का मन भी ये सब देखकर व्यथित हो रहा था। पहले बाहर और अब ये नन्ही एंजल, नन्ही सी बच्ची बड़ी ही मुश्किल से एक एक सांस ले रही थी। आंखें खोल नहीं पा रही थी, मगर हल्के हल्के से हाथ और पैर हिला रही थी, जैसे अपनी माँ को अपने आसपास महसूस करने की कोशिश कर रही हो। मगर उस मासूम को क्या पता, उसे उसके ही जीवन दाता ने मरने के लिए पूरी दुनिया में अकेला बेसहारा छोड़ दिया है। मासूम सी नन्ही सी बच्ची को इतनी तकलीफ में देखकर मानसी का दिल रो रहा था। डॉक्टर्स भी बहुत दुखी थे। बच्ची को ऐसी हालत में देखकर सभी जी जान से कोशिश कर रहे थे नन्ही एंजल को बचाने की। आसिता भी आंखों में आंसू लिए बाहर खड़ी बच्ची के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही मानसी आईसीयू से बाहर निकल कर आई। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। आसिता दौड़कर उसके पास गई और कहने लगी, कैसी है नन्ही बच्ची? मानसी चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आसिता का दिल बैठा जा रहा था। उसने मानसी को झकझोर कर पूछा, बताइए ना मानसी, कैसी है बच्ची? मानसी ने नजर उठाकर आसिता की ओर देखा। बच्ची ठीक तो है ना? मानसी ने ना में गर्दन हिलाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, बच्ची बहुत कमजोर थी। 7वें महीने में ही जन्म लेने के कारण इम्यूनिटी बहुत कम थी उसमें। उस पर ऐसे मरने के लिए छोड़ दी गई। हार गई जिंदगी की जंग वो नन्ही सी जान। मानसी के शब्द लड़खड़ा रहे थे। बच्ची को बचाया नहीं जा सका। कहते कहते मानसी रोने लगी। उसकी बात सुनकर आसिता बेहोश होकर धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। मानसी और कनिष्का ने झट से उसे संभाला और वार्ड बॉय को बुलाकर उसके रूम तक पहुंचवाया। थोड़ी देर बाद आसिता को होश आया तो उसने देखा मानसी उसके पास ही बैठी थी। आसिता को होश में देखकर मानसी कहने लगी, अब ठीक हो आप आसिता? आसिता को बच्ची के बारे में सब याद हो आया। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्यों मानसी जी, नन्ही सी जान का क्या कसूर था? क्यों ईश्वर ने उसे जीने का अधिकार नहीं दिया? मेरी बच्ची के साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना? मानसी जी, मेरी बेटी तो ठीक होगी ना? मानसी उसे सांत्वना दे रही थी और समझा रही थी कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक होगी। वो बिल्कुल चिंता ना करे। आसिता को धैर्य नहीं आ रहा था। बहुत बेचैन था उसका मन। बच्ची की मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया था। आसिता को काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। कनिष्का और रक्षित बच्ची के बारे में पूरी डिटेल्स निकालने में लगे थे। सल्ला जी ने उन्हें वो जगह दिखाई जहां बच्ची मिली थी। जिस हालत में मिली थी उसका भी जायजा दिया सल्ला जी ने। सारी डिटेल्स लेने के बाद वो दोनों वापस हॉस्पिटल आ गए जहां छोटी सी एंजल को अंतिम विदाई दी गई। रक्षित के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों साफ झलक रहे थे। कनिष्का हालांकि रक्षित से नाराज थी, मगर इस वक्त रक्षित को उसकी जरूरत थी, इसलिए वो उसके साथ ही थी। रक्षित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए बच्ची के बारे में मिली जानकारी के अनुसार जहां बच्ची मिली थी वहां आसपास के इलाके में उसने सख्ती से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली। रक्षित और कनिष्का हर संभव प्रयास में लगे थे कि जल्द से जल्द नन्ही बच्ची की मौत के जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जा सके। सभी तरफ छानबीन चल रही थी। कनिष्का ने अपनी टीम को भी अलर्ट कर दिया था। इतने प्रयास के बाद आखिर रक्षित को एक सीसीटीवी फुटेज में
एक क्लू मिल ही गया। वीडियो में एक आदमी के हाथ में एक पॉली बैग दिखा। उसमें एक चादर का कोना दिखाई दे रहा था। ये वही चादर थी जिसमें वो नन्ही सी बच्ची लिपटी हुई मिली थी। रक्षित ने फौरन एक्शन लेते हुए उस आदमी का स्केच जारी करवा दिया और सभी थानों और चेक पोस्ट पर उसकी कॉपीज भिजवा दी। सभी लोग फुर्ती से छानबीन में लगे थे। रक्षित उस आदमी की डिटेल्स पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में सर्च कर रहा था, ताकि अगर ये कोई पुराना अपराधी है तो वहां उसकी पहचान हो सके। रक्षित, कनिष्का और उनकी पूरी टीम जी जान से इस केस की छानबीन में लगी थी। कई जगह पर छापे भी मारे गए। 2 दिन बीत चुके थे मगर अभी तक कुछ हाथ नहीं लग पाया था। रक्षित दोबारा से स्कूल के आसपास पूछताछ कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो लगातार रक्षित पर नजर बनाकर चल रहा था। रक्षित को वो संदिग्ध लगा था। मौका मिलते ही रक्षित ने उसे धर दबोचा। उस आदमी की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ थी। जैसे ही रक्षित ने उसकी दाढ़ी खींची, वो हैरान रह गया। ये वही आदमी था जिसका स्केच रक्षित ने जारी करवाया था। उस आदमी ने रक्षित को धक्का दिया और भागने लगा। रक्षित उस आदमी के पीछे भागने लगा। भागते भागते वो सकरी गलियों से गुजरता हुआ किसी सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहां रक्षित को चारों तरफ से घेर लिया गया। रक्षित ने तिरछी नजरों से चारों तरफ देखा। जैसे ही एक गुंडे ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, रक्षित ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और सर से जोरदार टक्कर दे मारी। अगले आदमी के आगे बढ़ने से पहले ही रक्षित ने घूमकर अपनी टांग से उसके मुंह पर जोरदार वार कर दिया। इसी तरह उसने सभी को धूल चटा दी। जिस आदमी के पीछे रक्षित भागा था, उसका तो उसने मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। कनिष्का भी उसके पीछे वहां तक पहुंच गई। कनिष्का ने देखा कि रक्षित ने उस आदमी को जमीन पर पटका हुआ था और उसके ऊपर सवार होकर लगातार उस पर घूंसों की बौछार कर रहा था। कनिष्का ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। वो गुस्से में कहने लगा, कनिष्का सिंह, प्लीज डोंट, मत रोकिए मुझे, इसे मैं छोड़ने वाला नहीं। कनिष्का कहने लगी, सर प्लीज संभालिए खुद को, मर जाएगा वो, फिर हम उस बच्ची के गुनाहगार तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो बस मोहरा है, असली गुनाहगार पकड़ना तो अभी बाकी है। सर संभालिए खुद को। कनिष्का ने कांस्टेबल को उन सभी गुंडों को हॉस्पिटल ले जाने को बोला और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी ताकि उन्हें भागने का मौका न मिल सके। रक्षित बहुत गुस्से में था, इसलिए कनिष्का उसके साथ ही रुक गई। थोड़ी देर बाद रक्षित जीप में बैठ गया। जैसे ही जीप स्टार्ट करने लगा, कनिष्का भी उसके बगल की सीट पर बैठ गई। रक्षित ने उसे तिरछी नजर से घूर कर देखा और कहने लगा कि वो उतर जाए, मगर वो नहीं मानी तो रक्षित ने जीप दौड़ा दी। रक्षित जीप चला रहा था। उसकी आंखों में खालीपन था, अजीब सी उदासी फैली थी। रक्षित चुप था, बिल्कुल खामोश। ये खामोशी कनिष्का को अंदर तक कचोट रही थी। रक्षित ने जीप नदी के किनारे रोक ली। दूर दूर तक फैले पहाड़, मनोरम नजारे, कल कल बहती इठलाती नदी, कुछ भी रक्षित के बेचैन मन को राहत नहीं दे पा रहा था। कनिष्का ने रक्षित के हाथ पर हाथ रख दिया और कहने लगी, सर मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ उससे आपके मन को ठेस पहुंची है। आप छोटी बच्ची के लिए दुखी हो, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे सर। नियति के आगे हम बहुत कमजोर हैं। रक्षित, कनिष्का प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर रक्षित जीप से उतर गया और नदी किनारे जाकर खड़ा हो गया। कनिष्का भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गई। कनिष्का, सर प्लीज आप अपना दुख अंदर मत दबाइए, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। रक्षित, प्लीज कनिष्का, लीव मी अलोन। इतना कहकर रक्षित ने अपना मुंह घुमा लिया। कनिष्का से रक्षित की हालत देखी नहीं जा रही थी। रक्षित बहुत व्यथित था। कनिष्का ने एक पल को सोचा और फिर रक्षित के कंधे पर हाथ रख दिया। रक्षित की आंखों में आंसू थे। कनिष्का की अपने लिए परवाह देखकर वो पिघल गया और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। कनिष्का ने उसे गले से लगा लिया। कनिष्का ने उसे चुप नहीं करवाया ताकि उसका सारा गम बाहर निकल सके। रक्षित रोते हुए कहने लगा, क्यों कनिष्का, क्यों नहीं समझते लोग? क्यों अपने ही बच्चे संभालने में संकोच होता है कुछ लोगों को? क्यों नन्ही सी बच्ची का दर्द नहीं दिखा किसी को? सड़े हुए अंग की तरह खुद से दूर कर दिया। क्या उस नन्ही सी जान को दर्द नहीं हुआ होगा? कितना तड़पी होगी उस मासूम की आत्मा। कैसे कोई ऐसा गुनाह कर जाता है? रक्षित रोए जा रहा था। उसका सारा दुख और निराशा आंसुओं के रूप में बह रहे थे। कनिष्का उसकी पीठ सहला रही थी।
वो चाहती थी आज रक्षित अपना सारा गम बाहर निकाल दे, जो इतने दिन से उसे परेशान कर रहा था। उधर फातिमा आज कई दिन बाद बाहर से मिलने आई थी। वो भी नन्ही बच्ची के बारे में जानकर दुखी हो गई। मानसी लगातार काम करने की वजह से मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थक चुकी थी, इसलिए आज छुट्टी लेकर घर जा रही थी। फातिमा बाहर के पास ही रुक रही थी, इसलिए मानसी को कोई चिंता नहीं थी। फातिमा बाहर का पूरा ध्यान रख रही थी। नन्ही बाहर भी फातिमा से अच्छे से परिचित थी, इसलिए उसके पास सुरक्षित महसूस कर रही थी। वहां रक्षित थोड़ा शांत हुआ तो खुद को कनिष्का की बाहों में पाकर थोड़ा असहज हो गया। कनिष्का ने उसे आराम से बैठाया और उसके लिए पानी ले आई। पानी पीने के बाद रक्षित अब थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। कनिष्का ने उससे पूछा, बाहर को मिलने चलेंगे सर, आपको अच्छा महसूस होगा उससे मिलकर। रक्षित ने हामी सिर हिलाया और कनिष्का की तरफ देखकर कहने लगा, थैंक यू कनिष्का फॉर बीइंग देयर। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, थैंक्स अ लॉट। कनिष्का, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस आपको दोस्त मान लिया है और दोस्त का हर हाल में साथ दिया जाता है। अब आप मानो या नहीं, ये आपकी मर्जी। उसकी बात सुनकर रक्षित मुस्कुरा दिया और कहने लगा, इतनी अच्छी दोस्त मैं कभी खोना नहीं चाहूंगा कनिष्का। कनिष्का, सर अगर आप मुझे दोस्त मानते तो अपनी तकलीफ नहीं छुपाते मुझसे। उसकी बात सुनकर रक्षित कहने लगा, कनिष्का आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही बाहर और लिटिल एंजल दोनों को इंसाफ मिल जाएगा, मैं तुम्हें अपने दुख और तकलीफ की वजह जरूर बताऊंगा। आई प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर कनिष्का मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा सर। दोनों जीप में बैठ गए। जीप कनिष्का चला रही थी। उसने एफएम चला दिया। गाना बज रहा था। कनिष्का की नजरें रक्षित पर ही थीं। उसके चेहरे पर कुछ राहत के भाव दिख रहे थे। कौन सोच सकता है कि इतने कड़क पुलिस ऑफिसर का दिल इतना कोमल हो सकता है। कनिष्का के दिल में रक्षित के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए थे। कनिष्का ने रक्षित को तो संभाल लिया, पर उसका मन भी बहुत व्यथित था। इस घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया था। नन्ही सी बच्ची का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रक्षित को डॉक्टर साहब ने किसी काम से बुला लिया तो कनिष्का अकेली ही बाहर के रूम की तरफ बढ़ गई। कमरे में फातिमा बाहर के साथ खेल रही थी, उसे दुलार रही थी। बाहर को देखते ही कनिष्का ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह गए। फातिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो कनिष्का कहने लगी, इतना मजबूर मैंने कभी नहीं पाया खुद को फातिमा। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब समझेंगे लोग इन नन्ही परियों का दुख? इनकी क्या गलती है? इतनी बड़ी सजा क्यों? कहते कहते कनिष्का रोने लगी। फातिमा की आंखों में भी आंसू थे। वो कहने लगी, मैडम साहब आज भी बेटियां बोझ हैं, चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना करें। आज भी बेटा बुढ़ापे की लाठी है, चाहे उसके मन में आपके लिए कहीं भी प्यार ना हो। बेटा जरूरी है, मगर बेटी भी बोझ नहीं है। वो तो परिवार का गौरव होती हैं, पर छोटी सोच वाले लोग कुछ नहीं समझ सकते। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी। बाहर कनिष्का की गोद में ही सो गई। उसने अपने सीधे हाथ का अंगूठा अपने मुंह में डाला था। इतनी प्यारी लग रही थी छोटी सी बाहर कि दोनों अपनी बातें भूलकर बस उसे देखती ही रह गईं। थोड़ी देर में रक्षित भी वहां पहुंच गया। कनिष्का और फातिमा को जब उसने बाहर को प्यार से निहारते पाया तो उसकी नजर भी बाहर पर गई और वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद अपना ध्यान हटाते हुए उसने कनिष्का को आवाज दी और कहने लगा, उन लोगों का इलाज चल रहा है, थोड़ी ही देर में वो लोग बयान दे सकेंगे। हमें जल्दी ही नन्ही एंजल के गुनाहगारों का पता चल जाएगा, जिन्होंने उसे जन्म देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। कनिष्का सोचने लगी, आपसे ज्यादा मुझे उस पल का इंतजार है सर, जब दोनों बच्चियों को इंसाफ मिल जाएगा और मुझे आपके दुख का पता मिल जाएगा। कनिष्का ने बाहर को बेड पर सुला दिया और रक्षित के साथ उन लोगों का बयान लेने के लिए चली गई। फातिमा बाहर के पास बैठ गई। आज वो बाहर के पास ही रुकने वाली थी, इसलिए उसने अपने बेटे को एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया था। रक्षित और कनिष्का जब बयान लेने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अभी वो लोग बयान नहीं दे पाएंगे।
दर्द ज्यादा होने के कारण उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है, इसलिए उनका बयान सुबह लिया जा सकेगा। रक्षित ये जानकर कुछ निराश हो गया, मगर कनिष्का ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ बस एक रात ही की तो बात है। कनिष्का रक्षित को अपने साथ अपने घर ले गई। हालांकि रक्षित जाने को तैयार नहीं था, मगर कनिष्का की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। कनिष्का आज रक्षित को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए रक्षित को अपने साथ अपने घर ले गई। कनिष्का ने घर के बाहर पहुंचकर डोरबेल बजाई। आज दरवाजा उसके पापा देवराज जी ने खोला। दरवाजा खोलते ही वो बोल पड़े, डेरिंग बेटा, आज इतनी लेट कैसे हो गई? कनिष्का ने कहा, कुछ नहीं पापा, बस एक केस के सिलसिले में लेट हो गई। इतने में रक्षित भी जीप खड़ी करके पहुंच गया, तो कनिष्का ने अपने पापा को बताया कि सर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और ये अकेले रहते, इसलिए आज रात में इन्हें यहीं ले आई। उसकी बात सुनकर देवराज जी कहने लगे, आइए रक्षित सर, वेलकम, बी कंफर्टेबल। रक्षित और कनिष्का दोनों अंदर पहुंचे तो प्रीति जी उनके लिए शरबत ले आई। रक्षित ने उन्हें नमस्ते किया तो बड़े प्यार से उन्होंने उसके सर पर हाथ रख दिया। प्रीति जी और देवराज जी रक्षित का बहुत ख्याल रख रहे थे। प्रीति जी ने जल्दी से रक्षित और कनिष्का के लिए गर्मा गर्म खाना बना दिया। रक्षित और कनिष्का भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गए। कनिष्का खाने में आनाकानी कर रही थी तो प्रीति जी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। रक्षित बस उन्हें देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था उसके पास क्या नहीं है। प्रीति जी ने जब उसे इस तरह देखते पाया तो एक निवाला उसकी तरफ भी बढ़ा दिया। रक्षित ने चुपचाप मुंह खोलकर वो निवाला खा लिया। खाते ही उसकी आंखों से आंसू बह गए। प्रीति जी ने उसे पूछा, क्या हुआ बेटा, मिर्ची ज्यादा है क्या? और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। रक्षित कहने लगा, मिर्ची ज्यादा नहीं है आंटी, आज जीवन में पहली बार ममता के स्पर्श का एहसास हुआ है मुझे, इसलिए बस आंख भर आई। इतना कहकर रक्षित ने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप खाने लगा। प्रीति जी और देवराज जी और कनिष्का तीनों उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर उन्होंने इस समय चुप रहना ही ठीक समझा। प्रीति जी ने रक्षित का हाथ रोककर उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और कहने लगी, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, जब भी दिल उदास हो यहाँ चले आया करो। रक्षित उनके हाथों से चुपचाप खा रहा था। आज उसे पता चल रहा था कि आज तक वो सिर्फ पेट भरने को खा रहा था, मगर आज एक माँ के हाथों खाना खाकर उसकी आत्मा तृप्त हो रही थी। दोनों ने खाना खाया। इतने में कनिष्का का भाई आभास भी बाहर चला आया, जो अंदर बैठकर पढ़ रहा था। आते ही उसने कनिष्का के गले में बाहें डाल दी और कहने लगा, डेरिंग, कैसे हो आप दी? आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी। कनिष्का ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्यों भाई, ये शिकायत किस लिए? आभास, क्योंकि मेरी डेरिंग दी ने बहुत दिनों से मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई। उसकी बात सुनकर कनिष्का मुस्कुरा दी और उसका कान पकड़कर कहने लगी, अच्छा बच्चू, बहुत नाटक करने आ गए हैं तुझे, चल अभी खिलाकर लाती हूँ तुझे आइसक्रीम। उसकी बात सुनकर आभास खुश हो गया। कनिष्का, आभास और अक्षित आइसक्रीम खाने चल पड़े। तीनों पैदल ही थे। रात का समय और पहाड़ी इलाका तो ठंडी हवाएं चल रही थीं। रास्ते भर आभास अपनी दीदी के साथ मस्ती मजाक करता रहा और रक्षित से उसके बारे में जानकारी लेता रहा। आभास को रक्षित बहुत पसंद आया। दोनों जल्दी ही घुल मिल गए। तीनों ने आइसक्रीम खाई और घर लौट आए। कनिष्का ने मम्मी पापा के लिए भी आइसक्रीम पैक करवा ली थी। घर पहुंचकर सब साथ में बैठकर बातें करने लगे। देवराज जी सबको अपने गांव के किस्से सुना रहे थे और सभी उनकी बातों का आनंद ले रहे थे। प्रीति जी ने जब सबको देवराज जी का उन्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला किस्सा बताया तो सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। कनिष्का और आभास हालांकि ये किस्से कई बार सुन चुके थे, पर आज भी वो उतने ही चाव से ये किस्से दोबारा सुन रहे थे। रक्षित का मन अब काफी हल्का हो गया था। कनिष्का के साथ उसके घर आकर उसने पहली बार माँ, पिता, भाई, बहन ऐसे रिश्तों को मुस्कुराते देखा था। एक अनाथ के लिए ये सब किसी सपने जैसा ही था, इसलिए उसका दिल भर आता था, पर फिर कोई उसे दया का पात्र ना समझे इसलिए मुस्कुरा देता था। बातों बातों में देवराज जी ने रक्षित से उसके माता पिता के बारे में पूछ लिया। इसके जवाब में रक्षित बिना किसी भाव के बोला, मैं अनाथ हूँ सर, इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ। ये सुनकर एक पल को सभी हैरान रह गए। फिर प्रीति जी ने बात संभालते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते बेटा, मैंने कहा ना आपसे, ये आपका ही घर है, आपका जब भी मन करे आप यहाँ आ जाना।
आज से आप भी इसी परिवार के सदस्य हो। देवराज जी ने भी रक्षित के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बिल्कुल, आप भी इसी परिवार के सदस्य हैं। आपका जब भी मन हो, आप यहाँ आए, हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बातें सुनकर रक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसे मुस्कुराता देखकर कनिष्का के चेहरे पर सुकून। उधर अस्पताल में आसिता परेशान सी कॉरिडोर में घूम रही थी। उसे एक पल को भी चैन नहीं आ रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपनी बच्ची तक पहुंचना चाहती थी, मगर अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल पाया था जिससे बच्ची का पता चल सके। आधी रात का समय था। नन्ही सी बहार को भूख लगाई थी, इसलिए वो नींद से जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। पास सोई फातिमा भी जाग गई और बहार के लिए दूध लेने बाहर चली गई। बाहर कॉरिडोर में खड़ी आसिता ने जब बहार को रोने की आवाज सुनी, उसी दिशा में आगे बढ़ गई। बहार का रोना उसके दिल में हलचल मचा रहा था। उसकी ममता उमड़ उमड़ कर आ रही थी। आसिता ने बहार के कमरे के बाहर आकर खिड़की से अंदर झांका। अंदर बाहर अकेली झूले में लेटी रो रही थी। आसिता ने नन्ही सी बच्ची का रुदन बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भागकर अंदर आ गई और बहार को झट से अपनी बाहों में उठा लिया। नन्ही सी बहार अब भी रो रही थी, भूख से बिलख रही थी। आसिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, नन्ही सी बच्ची को कैसे शांत करे। अचानक उसे कुछ सूझा। उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। नन्ही बहार भी ममता का स्पर्श पाकर चुप हो गई। आसिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने में फातिमा बहार के लिए दूध लेकर पहुंच गई। उसने जब आसिता को बहार के साथ देखा तो दरवाजे पर ही रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की बिछड़ी माँ बेटी मिल रही हो। दिनों से तरसती ममता को सहारा मिल गया था और अकेली बिलखती बेसहारा को ममता का किनारा मिल गया था। दोनों आज तृप्त हो रही थी। दूध पीकर बहार आसिता की गोद में ही सो गई। आसिता भी उसे हृदय से लगाकर दुलारती रही। बाहर के सोने के बाद फातिमा अंदर आई तो आसिता उसे देखकर असहज हो गई और कहने लगी, माफ कीजिएगा, बच्ची बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने इसे दूध पिला दिया। जिसकी भूख मिटाने के लिए ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया, उसके लिए तो मैं कुछ कर ना सकी, पर आज इस बच्ची की भूख मिटाकर मन को कुछ शांति मिली। फातिमा, आप माफी ना मांगिए। आज इस मासूम को भी आपकी वजह से वो मिल गया जिसके लिए ये अब तक तरस रही थी। अपनी माँ की छाया दे दी इसे। आसिता, इसकी माँ आप नहीं है। फातिमा ने नाम सिर हिलाया, फिर बहार की पूरी कहानी आसिता के सामने कह दी। बहार की दास्तान सुनते ही आसिता रो पड़ी और कहने लगी, इस बच्ची की माँ ने इसे छोड़ दिया और मेरी बच्ची को किस्मत ने मुझसे छीन लिया। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसे कोई आसरा मिला होगा या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं। फातिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, धीरज रखो बहन, खुदा इतना बेरहम नहीं है, तुम्हें तुम्हारी बच्ची जरूर मिलेगी, भरोसा रखो। जब तक तुम्हारा सहारा मिलने को उन्होंने बाहर को भेज दिया और इस नन्ही सी बच्ची को ममत देने को तुम्हें। उसकी बात सुनकर आसिता ने बहार की ओर देखा। मासूम बहार जिंदगी की उथल पुथल से दूर आराम से सो रही थी। उसकी मासूमियत पर आसिता का दिल ठहर सा जा रहा था। उसने बहार को सीने से लगा लिया। फातिमा ने उसे बहार के साथ रहने दिया और खुद बाहर जाकर सो गई। आसिता सारी रात बहार को गोद में लेकर बैठी रही। आज कई दिन से तरसती माँ को बहार ने तृप्त कर दिया था। बहार भी आज सुकून से सो रही थी, जैसे अपनी माँ की गोद में सो रही हो। अगली सुबह कनिष्का और रक्षित जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए। आज उन्हें उन सभी लोगों का बयान लेना था जिन्हें उन्होंने कल पकड़ा था। रक्षित ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया अब वो लोग ठीक हैं और उनका बयान लिया जा सकता है। रक्षित और कनिष्का जल्दी से उस वार्ड में पहुंचे जहां उन लोगों को रखा गया था। रक्षित उस आदमी के सामने कुर्सी पर बैठ गया जिसका स्केच उसने जारी किया था। रक्षित की नजरों से आग बरस रही थी। वो आदमी भी एक पल को खौफ से जदा हो गया। रक्षित ने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली और कहने लगा, सच सच बता दोगे तो सजा आसान हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो वो हाल करूंगा कि सोच भी नहीं पाओगे। उस आदमी ने बताना शुरू किया। रक्षित ने जिस आदमी जयपाल और उसके आदमियों को पकड़ा था वह उनसे पूछताछ कर रहा था। रक्षित, स्कूल के गार्डन में बच्ची तुमने रखी थी? जयपाल ने डरते डरते बताया, जी साहब, 7वें महीने में पैदा हुई थी बच्ची, इसलिए उसका बचना मुश्किल था। ये बात हम जानते थे, इसलिए लापरवाही में उसे स्कूल के गार्डन में ही छोड़ दिया मैंने। रक्षित ने एक जोरदार तमाचा उसे जमा दिया और कहने लगा, अगर पहले ही उसे अस्पताल ले आते तो बच जाती वो।
कौन है वो लोग जिन्होंने ये काम करने को कहा तुमसे? किसकी बच्ची थी वो? बता मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं उन सबको। जयपाल ने बताना शुरू किया। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। कुछ महीने पहले दो महिलाएं नर्स रूपी को मिलने आईं। एक औरत गर्भवती थी और दूसरी उसकी सहेली थी। जो गर्भवती थी उस महिला का नाम परिधि था। उसकी शादी हुई नहीं थी, इसलिए वो बच्चा गिराना चाहती थी, पर उसकी दोस्त सुधा चाहती थी बच्चे को गिराया न जाए, बल्कि लिंग जांच कराकर ये पता कराया जाए कि लड़का है या लड़की। अगर लड़का होता तो सुधा उसे गोद ले लेती रक्षित, और लड़की होती तो गर्भ गिरा देते हैं ना। ये कहते कहते भी रक्षित की आंखों में गुस्सा छलक रहा था। जयपाल, जी साहब, हमारा काम इन्हीं लोग की ऐसी सोच की वजह से फल फूल रहा है साहब। पर जब वो जांच करवाने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्भपात नहीं किया जा सकता था, इसलिए रूपी ने उन्हें मना कर दिया। पर वो लोग मान ही नहीं रही थी, इसलिए उसे इंजेक्शन और दवाइयां देकर 7वें महीने में डिलीवरी करवा दी रूपी ने, और बच्ची को हमें दे दिया ताकि हम उसे कहीं छोड़ आएं। बस इतना ही जानता हूँ मैं, बाकी मैं कुछ नहीं जानता साहब। वो दोनों कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, मैं कुछ नहीं जानता। रूपी ही जानती है सब। रक्षित, अच्छा, बस इतना ही जानता है तू? और इससे पहले जो गुनाह किए तूने उनका हिसाब कौन देगा? न जाने कितनी ही बेगुनाह जाने गई होंगी तुम सबकी वजह से। क्या उन सबको यूं बेसहारा करके तुम अपने परिवार को सच्ची खुशी दे पाए हो? क्या किसी बच्ची की लाश पर अपने बच्चों के खुशियों का महल बना पाए तुम लोग? बोलो, तुम सब। रक्षित ने वहां मौजूद सभी गुंडों की तरफ उंगली करते हुए कहा, नन्हे नन्हे बच्चों और बच्चियों के गुनाहगार हो, पर तुमसे ज्यादा गुनाह उनके माता पिता और घर वालों का है, जिन्होंने पैदा करके अपने ही बच्चों को यूं बेसहारा छोड़ दिया। तुम्हारे पास अब भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो बताओ उन सब के बारे में पुलिस को, ताकि उन सबको उनके किए की सजा मिल सके। रक्षित की बातों में रोज था। उसकी बातों ने उन सबकी आत्मा को झकझोर दिया था। वो सभी लोग पुलिस को सब कुछ बताने को राजी हो गए। उनसे रक्षित ने रूपी का पता लिया और सबको कुछ कांस्टेबल के साथ पुलिस स्टेशन भेज दिया, ताकि वहां शर्मा जी उन सबसे पहले ये अदा कदा छोड़े हुए बच्चों की पूरी डिटेल ले लें। उन सबको भेजने के बाद रक्षित और कनिष्का रूपी के घर की तरफ निकल गए। दोनों को एक उम्मीद की किरण दिखी थी, शायद अब उस बच्चे की गुनाहगार उसकी माँ पकड़ी जाएगी। थोड़ी देर में वो दोनों पहाड़ी पर बने एक छोटे से मगर सुंदर मकान के सामने थे। रक्षित ने दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाई। दरवाजा एक औरत ने खोला। उसने एप्रन पहना था। रक्षित ने उससे कहा कि हमें रूपी जी से मिलना है। वो घर पर हैं? औरत, जी मेम साहब अंदर हैं, आप लोग बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें। इतना कहकर वो औरत अंदर चली गई। रक्षित और कनिष्का अंदर रखे सोफे पर बैठ गए। घर बहुत साफ सुथरा था और महंगी और सुंदर चीजों से सुसज्जित था। थोड़ी ही देर में एक महिला अंदर के कमरे से निकलकर बाहर आई। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसने आकर रक्षित और कनिष्का के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, नमस्ते, मैं रूपी हूँ। कहिए क्या काम है आपको मुझसे? क्योंकि कनिष्का और रक्षित इस वक्त वर्दी में नहीं थे, इसलिए रूपी उनसे बहुत सहजता से मिली। कनिष्का, जी हम यहाँ दरअसल मेरी दीदी माँ बनने वाली है, तो हम लोग उनके बच्चे का लिंग जांच करवाना चाहते हैं। बस इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हमें जयपाल ने भेजा है यहाँ। कनिष्का की बातें सुनकर रूपी खुश हो गई, क्योंकि जयपाल उसके भरोसे का आदमी था, इसलिए उसे कोई डर भी नहीं रहा। उसने उसे कहा कि ये तो उसके लिए बहुत आसान काम है। पर रक्षित कहने लगा, हम कैसे मान लें कि आप ये काम कर पाएंगी? पुलिस का चक्कर नहीं होगा? ये मामला बहुत रिस्की है। रक्षित उसके गुनाह उसके मुंह से उगलवाना चाहता था। रक्षित की बातें सुनकर रूपी जोश में आ गई और अपने किए कारनामे खुद ही बताने लगी। वो आसानी से रक्षित के बिछाए जाल में फंसती गई और अपनी बड़ाई करने के चक्कर में अपने गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल करती चली गई। रक्षित ने एक स्पाई कैमरा अपनी जेब में रखा था, जिसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था। रूपी रक्षित को बता रही थी कि कैसे उसने कई महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाया और लड़की होने पर उनका गर्भपात करवाने में भी सहायता की, और जिनका गर्भपात ना हो पाया उनकी बच्चियों को ठिकाने भी लगवाया। उसकी बातें सुनकर रक्षित का खून खौल रहा था, मगर खुद को संयत किए हुए था। उसकी बात पूरी होने के बाद कनिष्का कहने लगी, बड़ी मची हुई खिलाड़ी लगती हैं आप इस काम की। कुछ दिन पहले जो सरकारी स्कूल के गार्डन में बच्ची मिली थी, वो भी आपने ही करवाया था क्या? वो रूपी, हाँ हाँ,
बड़ी दिक्कत में थी उसकी माँ, उसे निजात मिल गई और उस बच्ची को भी मोक्ष मिल गया। इस नरक जैसे जीवन से पड़ा था बच्ची मर गई। रक्षित का सब्र जवाब दे गया। अब वो और न सुन सका। उसने उठते हुए कहा, कनिष्का गिरफ्तार करो इस औरत को, इसे बाहर रहने का कोई हक नहीं है। रूपी, गिरफ्तार? कौन हो आप दोनों और ये सब क्या कह रहे हो? कनिष्का ने जी सर कहा और जल्दी से रूपी को हथकड़ी पहना दी। रूपी तिलमिला उठी और कहने लगी, क्या हो रहा है ये सब? कौन हो आप सब लोग? रक्षित ने अपना आईडी कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो देखकर रूपी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके घर में बैठे दोनों लोग पुलिस अधिकारी हैं। रूपी ने जैसे ही भागने की कोशिश की, कनिष्का ने तेजी दिखाते हुए उसे धर दबोचा। कनिष्का ने उसे कुर्सी पर बैठाया और कहने लगी, बहुत हुआ रूपी जी आपका खेल, अब चलिए हमारे साथ जेल। कनिष्का की बात सुनकर इतनी परेशानी में भी रक्षित मुस्कुरा दिया। रक्षित कहने लगा, बताइए रूपी जी, कहाँ रहती हैं वो दोनों औरतें जिन्होंने बच्ची को 7वें महीने में पैदा करने और फिर छोड़ देने का अपराध किया? वैसे अपने काफी गुनाह तो आप कबूल कर ही चुकी हैं, अब बाकी के राज भी खोल देंगी तो जल्दी ही तकलीफों से छूट जाएंगी। रूपी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वो हैरानी से कहने लगी, आपको कैसे पता लगा मेरे बारे में? यूं अचानक आप यहाँ कैसे? रक्षित, हैरान हो गई आप? गुनाह कभी छिपते नहीं रूपी जी, कभी ना कभी ये सामने आ ही जाते हैं। तुम्हारे गुनाह में शामिल जयपाल ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया। वो और उसके सभी साथी पकड़े गए हैं और अब तुम भी। तो बताओ कौन है वो परिधि और सुधा, कहाँ रहती हैं? रूपी समझ चुकी थी अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और परिधि और सुधा का पता भी बता दिया। रक्षित ने एक टीम रूपी के घर बुला ली ताकि रूपी के घर की तलाशी ली जा सके। टीम ने घर की अच्छी तरीके से तलाशी ली, जहां उन्हें गर्भपात की ढेर सारी दवाइयां और कुछ अविकसित मानव भ्रूण भी पीछे गार्डन में दबे मिले। तलाशी होने के बाद उस टीम के साथ रूपी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। रक्षित और कनिष्का परिधि और सुधा को पकड़ने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़े। रक्षित जीप चला रहा था और कनिष्का पैसेंजर सीट पर बैठी थी। रक्षित ने जीप एक चाय की दुकान के पास रोक ली। कनिष्का ने पूछा, सर यहाँ क्यों? तो रक्षित बिना कुछ बोले जीप से उतर गया और 2 कप चाय के साथ समोसे ले आया। कनिष्का ने हैरानी से उसे देखा तो वो कहने लगा, काम के साथ सेहत भी जरूरी है कनिष्का। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए इतना खिला रहने वाला चेहरा मुरझाया हुआ है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही अच्छी लगती है। गुनहगारों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, थोड़ी देर बाद ही सही, पहले तुम्हारी मुस्कान वापस लाना जरूरी है। उसकी बातें सुनकर और अपने लिए कर्सन देखकर कनिष्का के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक समोसा उठाकर रक्षित की तरफ बढ़ा दिया और कहने लगी, खाया तो आपने भी कुछ नहीं है सुबह से, और आपकी मुस्कान भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी आपको मेरी। रक्षित ने समोसा ले लिया और दोनों चुपचाप खाने लगे। दोनों की आंखें टकरा जाती तो एक दूसरे के लिए फिक्र दोनों समझ पा रहे थे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए खास जगह बन चुकी थी, मगर दोनों ही कह नहीं पा रहे थे और न ही समझ पा रहे थे। चाय पीने के बाद दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। जो पता रूपी ने दिया था वो सुधा के घर का पता था। वहां पहुंचकर उन्हें सुधा मिल गई। उस वक्त घर पर सुधा के अलावा कोई नहीं था। रक्षित ने उसे परिधि को भी वहीं बुलाने को कहा। सुधा ने बहाने से परिधि को भी वहीं बुला लिया। उन्होंने सुधा और परिधि से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सब सच बता दिया। सुधा कहने लगी, सर, परिधि से गलती हो गई थी। उसने अभय पर विश्वास कर लिया था। जब उसे पता चला कि परिधि प्रेग्नेंट है तो उसने फोन तक उठाना बंद कर दिया था परिधि का। बहुत समझाया था मैंने इसे कि अभय अच्छा लड़का नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। ये यहाँ अकेली रहती है। इसके माता पिताजी दूसरे शहर में रहते हैं। 5 महीने बीत चुके थे इसकी प्रेगनेंसी को जब इसने मुझे बताया। अब बच्चा गिराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बस एक बेटी है, अगर इसके गर्भ में बेटा हुआ तो मैं उसे रख लूंगी। इसलिए हम रूपी के पास गए थे, पर जब पता चला कि परिधि के गर्भ में बेटी है तो ये अबॉर्शन के लिए अड़ गई। रूपी नहीं मानी क्योंकि इसमें बहुत खतरा था, पर आखिर 2 महीने बाद परिधि ने पैसे देकर रूपी को जल्दी से जल्दी उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने को कहा और रूपी ने इसकी 7वें महीने में डिलीवरी करवा कर बच्ची से छुटकारा दिलवा दिया। उसके बाद उसने उस बच्ची का क्या किया हमें कुछ नहीं पता। रक्षित,
सुधा जी, आपकी सोच की मैं दाद दूंगा। अगर बेटा होता तो आप उसे रख लेती, पर बेटी थी इसलिए आपने उसे मर जाने दिया। आप खुद भी एक महिला हैं और एक औरत होकर आपकी ये सोच, क्या उस नन्ही सी जान को दुनिया देखने का अधिकार नहीं था जिसे आपकी सहेली ने और आपने बस एक गलती का नाम दिया है? छी, घिन आती है मुझे आपकी ऐसी सोच से। परिधि, मुझे माफ कर दीजिए सर। यकीन मानिए, जिस दिन से मेरे हाथों से पाप हुआ है तभी से मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। आपको मेरी बच्ची मिली है तो मुझे दे दीजिए सर। प्लीज, मैं वादा करती हूँ आपसे, उसे अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगी। परिधि की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कनिष्का, हाँ जी, मिली आपकी बच्ची हमें सरकारी स्कूल के गार्डन में किसी कूड़े की थैली की तरफ फेंकी हुई मिली। नन्ही सी बच्ची, उसकी आंखें भी नहीं खुली थी अभी। सर हिलाकर सब जगह अपनी माँ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। इतनी हिम्मत से लड़ी वो, पर अफसोस वो हार गई। अच्छा ही हुआ, क्योंकि जहाँ आप जैसे सोच वाले लोग हों, वहाँ उन परियों को चैन भी कैसे मिलता। चली गई लिटिल एंजल वापस भगवान जी के पास। कनिष्का की बात सुनकर परिधि जोर जोर से रोने लगी और अपने किए की माफी मांगने लगी। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जो गुनाह उसने किया था उसकी कोई माफी नहीं थी। रक्षित और कनिष्का ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले आए। लिटिल एंजल के गुनाहगार पकड़े जा चुके थे। उन्हें उनके किए की सजा मिल रही थी। रक्षित के मन में आज बहुत सुकून था। पुलिस स्टेशन से जाकर रक्षित ने सभी के बयान दर्ज करवा दिए और उन सबके खिलाफ अदालत में केस फाइल करने की पूरी तैयारी कर दी। पुलिस ने बहुत ही मेहनत, लगन और ईमानदारी से सभी गुनाहगारों पर इतनी जल्दी शिकंजा कस लिया था, पर अभी जंग बाकी थी। बाहर को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया था। रक्षित बाहर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। मानसी का फोन था। मानसी ने रक्षित को बताया कि बाहर और आसिता की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रक्षित ने कुर्सी से खड़े होते हुए बोला, क्या आया है मानसी रिपोर्ट में? मानसी, दरअसल सर वो रिपोर्ट। रक्षित, जल्दी बताओ मानसी। मानसी ने कुछ कहा जिससे रक्षित के चेहरे पर चमक आ गई। उसने फोन रखा और जयपाल को अपने साथ लेकर जल्दी से परेश के पास पहुंच गए और कहने लगा, परेश बताओ, यही है वो आदमी जिसे तुमने अपनी बेटी दी थी? परेश ने 1 मिनट जयपाल को देखा, फिर कहने लगा, जी सर, यही वो आदमी है, इसे ही बच्ची दी थी मैंने। फिर रक्षित जयपाल की तरफ मुड़ गया और कहने लगा, कहाँ छोड़ी थी वो बच्ची? जयपाल, सर वो बच्ची वो किसी के घर के बाहर छोड़ आया था, प्रीतनगर में। किसका घर था मैं ये नहीं जानता। रक्षित को सब समझ आ गया। उसने कनिष्का को बुलाया और उसके साथ अस्पताल जाने के लिए निकल गया। रास्ते में रक्षित ने कनिष्का को सब बताया जो पुलिस स्टेशन में हुआ और फिर कहने लगा, उन दोनों की बातों से साफ जाहिर है कि हमारी मंजिल मिल चुकी है। कनिष्का, दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। कनिष्का ने आसिता के पेरेंट्स को आसिता की हालत के बारे में इन्फॉर्म किया था, इसलिए वो लोग भी पहुंच चुके थे। रक्षित और कनिष्का आसिता के वार्ड में पहुंचे तो देखा आसिता बाहर को गोद में लेकर खेल रही है। उस समय आसिता के चेहरे पर गजब का सुकून झलक रहा था। आसिता के पेरेंट्स भी वहीं बैठे थे। आसिता की नजर कनिष्का और रक्षित पर पड़ी तो वो होठों पर मुस्कान लिए बोली, अरे मैडम साहब, सर आप दोनों आइए ना प्लीज। देखिए ना ये बच्ची बाहर कितनी प्यारी है। इसके आने से नया जीवन सा मिल गया है मुझे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बच्ची भी सही सलामत होगी। इतना कहने के बाद आसिता अपने माता पिता की तरफ मुड़ी और कहने लगी, मम्मा पापा, इन दोनों की वजह से ही आप मुझे जिंदा देख पा रहे हैं। इन्होंने ही हमें बचाया है। आसिता के माता पिता ने कनिष्का और रक्षित का धन्यवाद दिया। इतने में मानसी भी रिपोर्ट लेकर वहां पहुंच गई। उसके साथ फातिमा भी थी। कनिष्का ने रिपोर्ट हाथ में ली और आसिता की तरफ बढ़ गई। कनिष्का, आसिता, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आसिता, कहिए ना मैडम साहब, क्या हुआ? रक्षित, आसिता जी, हमें आपका और बाहर का डीएनए टेस्ट करवाया था। आसिता हैरानी से, मेरा और बाहर का? क्या ये मेरी बच्ची है सर? उसकी बात सुनकर कनिष्का ने चुपचाप रिपोर्ट उसे थमा दी। आसिता ने रिपोर्ट पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रिपोर्ट नीचे रख दी और बाहर को गोद में ले लिया और डबडबाई आंखों से कितनी ही देर उसे देखती रही। आसिता की मम्मी उसे देखते हुए बोली, क्या लिखा है रिपोर्ट में बेटा, बताना। आसिता,
ये मेरी बच्ची है मम्मा, मेरी परी है ये। पापा देखो ना, मेरी परी मिल गई पापा, मेरी परी मिल गई। इसे कुछ नहीं हुआ, भगवान ने रक्षा की इसकी। देखो ना पापा मम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम साहब सर। आप दोनों ने मेरी बच्ची मुझे ला दी। शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितनी खुश हूँ मैं। आपका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आज ये आंसू खुशी के थे। कनिष्का, अरे आसिता, एहसान कैसा? ये तो फर्ज है हमारा। फिर बाहर तो हमारे लिए हमारी जान की तरह है। रक्षित, बिल्कुल आसिता जी, जितनी खुशी आपको है उतनी हमें भी है। हमारी बाहर को उसकी माँ मिल गई है और एक माँ को उसकी बच्ची। बस हमारी मेहनत सफल हो गई। फिर रक्षित बाहर के पेरेंट्स की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा, सर आप दोनों से मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपकी बेटी जितनी अनमोल आपके लिए है, ये सिर्फ आप जानते हो, कोई और ये समझ नहीं सकता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बस लोक दिखावे के लिए इस अनमोल हीरे को खोइए मत। ये पढ़ना चाहती थी। अगर आपने इनकी बात मान ली होती तो इन्हें वो सब सहना नहीं पड़ता जो इन्हें सहना पड़ा। सर मैडम प्लीज बुरा मत मानिए, मगर आप दोनों ने अगर इनका साथ दिया होता तो आज ये सशक्त होती, ना कि असहाय। आसिता के पापा, ठीक कह रहे हैं आप सर, सब मेरी ही गलती है। मुझे माफ कर दे आसी बेटा, पर मैं वादा करता हूँ अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसे इतना काबिल बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। आसिता रोते हुए अपने पापा के गले लग गई और बाहर को देखकर कहने लगी, अब तो मुझे इसे भी संभालना है पापा, अब तो मुझे और भी मजबूत बनना पड़ेगा। नन्ही सी बाहर आज अपनी माँ की गोद में खिलखिला रही थी। उसे देखकर फातिमा, मानसी और कनिष्का भी आज बहुत खुश थीं। इन तीनों ने भी बाहर को माँ सा ही दुलार दिया था। तीनों ने एक साथ बाहर के सर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। एक एक कर तीनों ने उसे गोद में लिया और ढेर सारी दुआओं से लाद दिया। आसिता को अपनी बेटी मिल गई थी और आखिर नन्ही बहार को अपनी माँ मिल गई थी। आसिता के मम्मी पापा उसे लेकर अपने शहर वापस चले गए। नन्ही बहार को जाने से पहले फातिमा, मानसी, कनिष्का और रक्षित ने ढेर सारा प्यार और तोहफे दिए। आसिता अपनी बहार के लिए सबका प्यार देखकर बहुत खुश थी। रक्षित ने अपने दोनों केस सॉल्व कर लिए थे। बहार के गुनाहगार उसके पिता, चाचा, दादी और चाची को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई। नन्ही एंजल के गुनाहगारों को भी कोर्ट ने उन्हें गुनाह का उचित दंड मिला। कोर्ट केस के अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में रक्षित और कनिष्का के ही छाए हुए थे। सभी लोग उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। पुलिस को नाकामयाब कहने वालों के मुंह बंद हो गए थे। रक्षित और कनिष्का ने ये साबित कर दिया था कि इंसान अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। रक्षित का काम अब खत्म हो चुका था, इसलिए 2 दिन बाद वो वापस दिल्ली जा रहा था। उसके जाने से पहले रक्षित और कनिष्का के लिए डीएसपी साहब ने एक पार्टी रखी थी। कनिष्का को पार्टी के लिए तैयार होना था, पर उसका मन बस रक्षित में ही लगा था। पहले कुछ दिनों में ही रक्षित उसके लिए बहुत खास हो गया था और जब वो उससे दूर हो रहा था तो उसके लिए अपने दिल को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कनिष्का कमरे में अकेली थी। उसका मन बहुत उदास था। रक्षित से दूर जाने का ख्याल ही उसे खाए जा रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी चुपचाप चांद को निहार रही थी। तभी देवराज जी और प्रीति जी उसके कमरे में आए। कनिष्का को खोया हुआ देखकर देवराज जी कहने लगे, डेरिंग बेटा, क्या हुआ आपको? इतनी बड़ी कामयाबी मिली आपको, फिर भी आप इतनी उदास हो क्यों? प्रीति जी, मैंने कहा था ना आपको, कनिष्का के चेहरे पर खुशी नहीं दिखती मुझे। बताना बेटा क्या बात है, क्यों इतनी उदास है तू? कनिष्का, अरे मम्मा पापा, कुछ बात नहीं है, बस यूं ही मन नहीं कर रहा है पार्टी में जाने का। प्रीति जी, मम्मा से छुपाएगी? तेरी माँ हूँ मैं बेटा, तेरी आंखें पढ़ सकती हूँ। ये उदासी यूं ही नहीं है, रक्षित के जाने की उदासी है। बता सच है या नहीं? देवराज जी, डेरिंग पापा को भी नहीं बताया आपने, बताइए रक्षित पसंद है आपको? कनिष्का, मम्मा ऐसा कुछ। कहते कहते ही कनिष्का रोने लगी और अपनी मम्मा के गले से जा लगी। क्या करूं मैं मम्मा, नहीं जानती क्या सही है क्या नहीं। बस उनका दूर जाना मुझे खाए जा रहा है। नहीं रह सकती मैं रक्षित सर के बिना। उनके मन में क्या है ये भी नहीं जानती। क्या करूं मैं मम्मा, कैसे समझाऊं अपने दिल को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवराज जी ने कनिष्का के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटा आप डेरिंग हो, अपने दिल की बात कहने से डर जाओगे तो इस नाम को जस्टिफाई कैसे करोगे? जाकर कहिए तो सही रक्षित से, आगे सही गलत हाँ ना उन्हें तय करने दीजिए। प्रीति जी, हाँ बेटा, खुशी खुशी जाओ
और हमारे बेटे को साथ लेकर आना। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर कनिष्का के मन में नई किरण जाग उठी। वो पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। उसके मम्मी पापा और भाई बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कनिष्का तैयार होकर बाहर आ गई। कनिष्का आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जिसका गोल्डन रंग का बॉर्डर था। गोल्डन ब्लाउज और गोल्डन ज्वेलरी उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। हल्का सा मेकअप उसके गोरे रंग को और भी निखार रहा था। उसके खुले लहराते बाल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। प्रीति जी ने उसकी नजर उतारी और सभी पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में शहर के सभी बड़े लोग मौजूद थे। रक्षित भी पार्टी में पहुंच चुका था। रक्षित ने आज 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो गजब का हैंडसम लग रहा था। लड़कियां तो पहले ही उस पर फिदा रहती हैं, पर आज तो उसे देखते ही मरने मिटने को तैयार हो रही थी। कनिष्का भी अपने मम्मी पापा और भाई के साथ पार्टी में पहुंच गई थी। कनिष्का की नजरें बस रक्षित को ढूंढ रही थी। रक्षित उस समय डीएसपी साहब के साथ ही खड़ा था। डीएसपी साहब ने कनिष्का को देखा तो उन्होंने उसे भी अपने पास बुला लिया। उनकी आवाज लगाते ही रक्षित की नजर कनिष्का पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। कनिष्का के चेहरे की चमक रक्षित को देखते ही दोगुनी हो गई। डीएसपी साहब ने उन दोनों की खूब तारीफ की और पार्टी में आए सभी मेहमानों के सामने उनकी बहादुरी और काबिलियत के लिए हौसला बढ़ाया। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, मगर कनिष्का की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे रक्षित से बात करनी थी, मगर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आखिर पक्का इरादा करके कनिष्का ने रक्षित की तरफ कदम बढ़ा दिए। रक्षित किसी के साथ खड़ा था। कनिष्का ने उसे इशारा किया तो रक्षित उसकी तरफ आ गया और कहने लगा, कहो कनिष्का, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कनिष्का, जी सर, सब ठीक है। बस आपको कुछ याद दिलाने आई हूँ। कुछ वादा किया था आपने, शायद आपको याद हो। रक्षित, बिल्कुल कनिष्का, याद है मुझे। मैंने वादा किया था कि दोनों केस सॉल्व होने के बाद तुम्हें मैं अपनी परेशानी का कारण बताऊंगा। ये वादा मैं पूरा भी जरूर करूंगा। कनिष्का, कब सर? रक्षित, 10 मिनट बाद मुझे टेरेस पर मिलो, मैं वहीं बताता हूँ सब। इतना कहकर रक्षित से नजरें उठाईं तो कनिष्का की नजरें रक्षित से जा टकराईं। एक प्यारा सा एहसास दोनों के दिल को छू गया। रक्षित अपनी नजरें कनिष्का से हटा नहीं पा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि कनिष्का बस उसके सामने ही बैठी रहे, मगर वो जानता था कि उसे अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। रक्षित ने अपनी नजरें हटाईं और एक तरफ चला गया। ठीक 10 मिनट के बाद रक्षित ऊपर टेरेस पर था। कनिष्का वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। टेरेस पर चारों तरफ छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी जो उस रात को और भी खूबसूरत बना रही थी। कनिष्का रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी थी। चांद की चांदनी में कनिष्का और भी खूबसूरत लग रही थी। रक्षित भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। कनिष्का ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, पूछो क्या जानना चाहती हो कनिष्का? कनिष्का, आपके हर दर्द की वजह जानना चाहती हूँ मैं सर। क्यों इतनी तकलीफ में थे आप? उन बच्चियों का दर्द मुझे भी था, मगर आपकी आंखों में जो दर्द दिखता था वो बेहिसाब था। क्यों सर? आखिर क्या वजह है इस तकलीफ की? आज केस सॉल्व होने के बाद भी आपके चेहरे पर तसल्ली तो है, मगर राहत नहीं है। क्या कारण है सर? रक्षित, मैं जानता हूँ कनिष्का, तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। सच कहूँ तो पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसे मेरे दर्द से तकलीफ हो रही है, इसलिए अपने अतीत के पन्ने खोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। तुम जानना चाहती हो ना कि मेरी तकलीफ की वजह क्या है? तो सुनो। एक अनाथ हूँ मैं। ना ही किसी को ये पता है कि मेरे माँ बाप कौन है, और ना ही कोई ये जानता है कि मैं कहाँ जन्मा हूँ। जब होश संभाला तो खुद को सड़कों पर पाया। लोग कहते थे कि मैं कचरे के ढेर पर मिला था। लड़का हूँ फिर भी कोई फेंक गया तो जरूर किसी का पाप हूँ। सड़क पर ही रहने वाली किसी भिखारन ने मुझे उठा लिया और अपने पास रख लिया। उसे भीख ज्यादा मिल जाती थी और मुझे जीने लायक दूध। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पाया कि हर इंसान से मुझे घृणा ही मिल सकती है। ऐसा लगता था जैसे कोई पाप किया हो मैंने। ऐसा महसूस होता था जैसे लाखों कीड़े लगे हों मुझ में। जब लोगों की बातों से आहत मैं फटे पुराने कपड़ों में लिपटा सड़क किनारे बैठकर रोने लगता था, तो भिकारन माँ ही अकेली ऐसी इंसान थी जो मुझे सीने से लगाकर मेरे आंसू पोंछ देती थी। खाने को कुछ नहीं लाती, खुद से पहले मुझे देती थी। उसी के सहारे मेरा बचपन कट रहा था, मगर ईश्वर को मेरा ये सहारा भी मंजूर नहीं था। एक दिन एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मर गई मेरी भिकारन माँ।
पहले से अनाथ मैं एक बार फिर से अनाथ हो गया था उस दिन। अब मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। अकेला दिन भर सड़कों पर भटकता रहता। उस समय मैं बस 6 साल का था। जब किसी बच्चे को उसकी माँ की गोद में लिपटे देखता या किसी माँ को उसके बच्चे को खाना खिलाते देखता तो बस आंखों से आंसू बह जाते। खामोश हो चुकी मेरी आंखें बस रो देती थीं। होठों पर पपड़ी जम गई थी। हर समय बस यही सोचता रहता कि आखिर मेरा अपराध क्या है, किस बात की सजा मिल रही है मुझे। नन्हा सा दिमाग उस समय कुछ समझ ना पाता था। पेट में जब भूख की आग लगती थी तो कचरे के डब्बे टटोलता था, तो कभी किसी के फेंके झूठे पत्तल। एक दिन यूं ही सड़क किनारे बैठा था तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची लगभग 3 साल की सड़क के बीचों बीच बॉल के पीछे दौड़ रही थी। मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछे से आती गाड़ी की टक्कर से उसे बचा लिया और उसकी बॉल लाकर उसे दे दी। तब एक सूट बूट पहने साहब वहां पहुंच गए। उन्होंने झट से बच्ची को गोद में उठा लिया और दुलारने लगे और मुझसे पूछने लगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहने लगा, साहब कोई ठिकाना नहीं है मेरा, जहाँ जगह मिल जाए रह जाता हूँ। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो स्तब्ध रह गए और कहने लगे, बेटा चलो मेरे साथ, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुमने मेरी नीली को बचाकर जो एहसान किया है वो कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, पर उसके बदले शायद तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। वो साहब थे मेरे बाबा विश्वजीत मौर्य। उनकी बेटी मेरी बहन, मेरी जान नीली मौर्य। बाबा के साथ घर आने के बाद मैंने जाना कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। बाबा का एक छोटा सा कारखाना था, काम अच्छा चलता था और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नीली की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए नीली को बाबा और दादी ने पाला था। दादी भी बहुत अच्छी थी। उन सबके साथ रहकर मुझे तो पूरा संसार मिल गया था। बाबा मुझे पढ़ने भेजते थे। वो चाहते थे मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। सब बहुत अच्छा चल रहा था। नीली और मैं सगे भाई बहन की तरह ही रह रहे थे। दादी ने भी कभी हमारे बीच भेदभाव नहीं किया, पर मैं ये भूल गया था कि मेरी खुशी बस पल भर की ही होती है। 4-5 साल बाद ही बाबा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मेरी ही तरह नीली भी अनाथ हो गई थी। अब बस दादी ही थी जो हमारे सर पर छत की तरह बनी हुई थी। बाबा ने इतना पैसा जोड़ा था कि नीली या दादी को कोई दिक्कत ना हो। मेरी पढ़ाई भी चलती रही। बाबा को गए 1 साल हो गया था। फिर एक दिन शाम को नीली अपनी सहेली से मिलने गई, पर देर रात तक लौटी नहीं। मैंने और दादी ने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। जब हम थक हार कर घर वापस लौटे तो नीली को घर के बाहर खून से लथपथ पड़ा पाया। हमने उसे उठाया और अस्पताल ले गए। हर संभव प्रयास किया, मगर नीली को बचा नहीं पाए। डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया था। ये सुनते ही दादी धम्म से जमीन पर बैठ गई थी। उसे कुछ होश ही नहीं था। नन्ही सी हमारी 8 साल की नीली जीवन खो चुकी थी, वो भी इतनी बर्बरता से। उसके जाने के बाद तो दुनिया ही खत्म हो गई थी मेरी। बड़ी मुश्किल से एक बहन का प्यार उसका साथ मिला था मुझे। मैंने ठान लिया था कि नीली के गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। उसके लिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। हर वक्त मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ ही रहता ताकि कुछ भी पता चले तो तुरंत कार्रवाई हो। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। दादी ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं नहीं माना। आखिर पुलिस ने नीली के गुनहगार को पकड़ लिया। वो हमारे ही पड़ोस में रहने वाले चाचा निकले। गुनहगार को उसके किए की सजा मिलने के बाद मेरा सफर शुरू हुआ, बाबा के सपने को पूरा करने का, एक पुलिस इंस्पेक्टर बनने का। दादी हर वक्त हर जगह मेरे साथ रही। जब तक वो जिंदा रही, बाबा के जोड़े पैसे काम आए और कुछ मैंने स्कॉलरशिप जीतकर पढ़ाई का रास्ता आसान कर लिया। कई जगह पार्ट टाइम जॉब भी की, खूब मेहनत की ताकि बाबा का और दादी का सपना पूरा कर सकूं। जिस दिन दादी ने मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनते देखा, उसी दिन आखिरी सांस ली उसने, जैसे बस ये देखने को ही जिंदा थी। नीली का जाना मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे खौफनाक पल था। कनिष्का, क्या बस अनाथ हो जाने का ये मतलब है कि कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है? क्या छोड़ दिया जाना बच्चे का गुनाह है? क्या माँ बाप का ना रहना बच्चे का कसूर है? बस जब मैंने बाहर को देखा तो लगा जैसे मेरी नीली लौट आई है। बाहर बिल्कुल नीली की तरह ही लगती है। मैं नहीं चाहता था जो मेरी नीली ने झेला वो कोई भी और लड़की झेले।
मेरी नीली की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब एक भी लड़की ऐसे किसी गुनाह का शिकार नहीं बनेगी। बस इसलिए मेरे सारे जख्म ताजा हो गए और यही मेरी तकलीफ की वजह है। इतना कहकर रक्षित चुप हो गया। कनिष्का की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रक्षित को कसकर गले से लगा लिया और कहने लगी, मुझे माफ कर दो सर, मैंने आपके जख्म फिर से कुरेद दिए। इतना दर्द, इतनी तकलीफ कैसे सह लिया आपने? मेरे दिल में आज आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है सर। रक्षित भी रोए जा रहा था। उसके आंसू उसकी तकलीफ को बयां कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कनिष्का रक्षित से अलग हुई। रक्षित कहने लगा, अब चलें वापस, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कनिष्का। कनिष्का ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुटनों पर बैठकर कहने लगी, अभी नहीं रक्षित, आपसे कुछ कहना है जो आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। रक्षित हैरानी से कनिष्का को देख रहा था। ठीक समझ रहे हैं आप मिस्टर रक्षित मौर्य, मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आपके दूर जाने के विचार तक से मेरा दिल घबरा रहा है। आगे आप जो भी फैसला कर लें, ये कनिष्का हमेशा आपकी ही रहेगी। इतना कहकर कनिष्का चुप हो गई और रक्षित के जवाब का इंतजार करने लगी। रक्षित ने उसे बाजू से पकड़कर आराम से उठाया और कहने लगा, बच्चों जैसी बातें मत करो कनिष्का। मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम ये सब कह रही हो। शादी बस दो लोगों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता है। और मुझ जैसे अनाथ को कोई अपने परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनाएगा। विश्वजीत मौर्य जैसे लोग होना बहुत मुश्किल है कनिष्का। क्या देवराज जी और प्रीति जी इस सच को स्वीकार कर पाएंगे? नहीं कनिष्का, नहीं। इसलिए तुम प्लीज ये सब सोचना छोड़ो और अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो तुम्हारे परिवार वालों को भी पसंद आए। रक्षित की बातें सुनकर देवराज जी और प्रीति जी भी बाहर आ गए, जो कि वहीं छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। देवराज जी कहने लगे, बेटा रक्षित, इंसान अपने जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है और आपके कर्म आपका बड़प्पन डिफाइन कर रहे हैं बेटा। हमें गर्व होगा अगर आपके जैसा संवेदनशील इंसान हमारी बेटी का जीवन साथी बनेगा। प्रीति जी आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ी और कहने लगी, इतना दर्द अपने में समा रखा था आपने बेटा, एक बार बताया तो होता। क्या मैं आपकी माँ जैसी नहीं हूँ? रक्षित ने प्रीति को गले से लगा लिया और कहने लगा, ऐसी बात नहीं है माँ, ऐसी बात नहीं। प्रीति जी, तो मान लीजिए कनिष्का की बात। कनिष्का की खुशी आप में है और हम सबकी आप दोनों में। हाँ, अगर आपके मन में कोई और है तो वो अलग बात है। रक्षित एकदम से बोल उठा, नहीं माँ, और कोई बात नहीं। कनिष्का बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और देवराज जी ने कनिष्का और रक्षित को गले से लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रक्षित ने चुपके से कनिष्का का हाथ थाम लिया और कनिष्का मुस्कुरा दी। कुछ एहसास बिना कहे ही समझ लिए गए और कुछ को शब्दों का सहारा मिल गया। रक्षित को कनिष्का के रूप में जिंदगी मिल गई और कनिष्का को उसका प्यार मिल गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।